तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है व्योम को, जो कि महराज के रूम में आई होती है और महराज से कह रही होती है कि महराज, मैंने ड्रेसिंग वाला काम कंप्लीट कर दिया है, तो अब मैं जाने की इजाज़त चाहती हूँ। तो महराज बोलते कि नहीं, आज रात तुम मेरे साथ ही रहोगी क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिसको सुन के व्योम पूरा ब्लश करने लग जाती है। फिर महराज बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज रात मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इससे तुम मेरे साथ रहो। उसके बाद बोलते कि तुम्हें पता है आज मैंने किसी को मारा है। जिसको सुन के व्योम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। और इधर किंग सोच रहे होते हैं कि उस इंसान की चीखों के बीच में भी मुझे सिर्फ व्योम का ही ख्याल आ रहा था, तो अगर मैं उसे ये बात बताऊंगा तो वो क्या सोचेगी। और वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी व्योम बोलती है कि महराज आपने बहुत अच्छा किया। जिसको सुन के महराज थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मतलब। तो व्योम बोलती कि महराज, मुझे पता चला कि आपने विद्रोह करने वाले नेता को पकड़ लिया और उन्हें मृत्यु की सज़ा सुनाई। वैसे वो लोग मौत ही डिज़र्व करते थे, इसलिए महराज आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए ये सोच के कि आपने कुछ गलत किया है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। और उसे इस तरह से बोलते देखकर महराज पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और ब्लश करने लग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कुछ देर गुजर चुका है और महराज बैठे ही बैठे एक रोमांटिक सपना में खो जाते हैं, जहाँ वो व्योम को किस कर रहे होते हैं और उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से व्योम पूछती है कि महराज क्या आप ठीक है। जिसके कारण महराज होश में आते हैं और वो पूरी तरह से शॉक्ड भी थे और ब्लश भी कर रहे थे। जिसको देख के व्योम समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन वो फिर से महराज से पूछती है कि महराज क्या आप ठीक हो। पर महराज कुछ आंसर नहीं कर रहे होते क्योंकि वो अभी अभी होश में आए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी अचानक से व्योम उसके हेड पे टच करती है और बोलती है कि महराज मुझे लगता है कि आपको फीवर है, तो मैं जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। तो महराज कुछ देर सोचते हैं, बोलते कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बस अपना हाथ मेरे हेड से हटा लो। तो व्योम पूछती कि महराज आप ठीक तो है ना, क्या आपको फिर से कोई बुरा सपना आया। तो महराज बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो व्योम पूछती कि लेकिन फिर महराज क्या बात है, आप थोड़े से टेंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वो महराज को करीब से जाकर देखने लगती है। तो महराज पूछते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में किसी से कभी प्यार की हो। तो व्योम पूछती है कि महराज क्या क्या बोले आप। तो महराज बोलती कि मेरे कहने का ये मतलब था, क्या तुम अपने लाइफ में कभी मेरे अलावा किसी और को टच की हो, मतलब मेरे अलावा किसी और को किस की हो। तो व्योम बात को इग्नोर करते हुए बोलती कि महराज मैंने सुना है कि महल में जो भी नौकरानियाँ आती है वो अपना फर्स्ट नाइट आपको देती है क्योंकि आपका उस पर हक है। उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहती है। तो महराज बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी लोग भी है वो अपना पूरा ज़िंदगी महराज को समर्पित कर देता है। तो इसका मतलब तुम भी सेम ही हो। तुम भी यहाँ पे मेरे सामने लॉयल होने का नाटक करती हो और मन ही मन सोचती हो कि मैं मर जाऊँ। जिसको सुन के व्योम बोलती कि नहीं महराज, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महराज बोलते हैं कि तुम भी वो ऑफर सुनी ही होगी कि फुल नाइट के दिन मैंने अपने भाई को खुद मारा और सिंहासन छीन लिया, और इवन क्राउन प्रिंस से भी सिंहासन छीन लिया हूँ। जिसको सुन के व्योम सोचती है कि थैंक गॉड मैं बच गई। मुझे तो लगा था कि उन्हें पता चल गया है कि मैं रियल में कौन हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचे, इसलिए चलो अभी मैं सेफ़ हूँ। और ऐसे सोचकर बोलती कि महाराज प्लीज़ आप मुझे उस अफ़वाह के बारे में बताइए कि वो सच है या झूठ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो झूठ है। तो महाराज बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं छोटा था तो मैं अपने भाई के साथ ही रहता था और मैं चाहता था कि मैं अपने भाई को खुश करूं, इसलिए मैं उनके लिए मून केक लेकर गया और बोला कि भाई प्लीज़ आप इसे टेस्ट करिए। तो मेरा भाई बोला कि ये मून केक तो बहुत ही अच्छा है, चलो मैं टेस्ट करता हूँ। और जैसे वो एक बाइट खाए वो तुरंत ज़मीन पर गिर गए और उनके मुंह से खून की उल्टियाँ होने लग गई, जिसको देख के मैं बहुत परेशान हो गया। और ये सब तो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, इसलिए मुझे बिलीव नहीं होता है कि 1 मिनट पहले, मतलब मून केक खाने से पहले वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन जैसे मैं मेरा वाला मून केक खाए वो तुरंत ही गिर गए और खून की उल्टियाँ भी करने लगे। तो ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। जिसको सुन के व्योम मन में सोचती है कि बेचारे राजा कितने परेशान हैं, जबकि इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं। और ऐसे सोचकर व्योम जल्दी से किंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कंफर्ट करते हुए बोलती है, महाराज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, आप जानबूझकर अपने भाई को क्यों मारोगे। फिर बोलती कि महाराज मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और रीज़न है, हो सकता है कि मून केक खाने से पहले उनके साथ कुछ हुआ हो, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से सच नहीं जानते और जान भी नहीं सकते, क्योंकि वो महराज थे तो उनके बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था। और महराज क्या गारंटी है कि आप जो मून केक दिए थे उनसे पहले वो कुछ और खाए हो या फिर मून केक में कुछ मिला हो, पर आपकी इसमें तो कोई गलती नहीं ना, आप जानबूझ के तो ऐसा कुछ नहीं किए ना।
और महराज मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं आप पे आँख बंद करके भरोसा करती हूँ, इसलिए महराज अब आपको भी मेरे पे भरोसा करना होगा। और मन में सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये मिशन कंप्लीट करना होगा, लेकिन एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। और मैं महराज को दिलासा देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महराज इनोसेंट है, जबकि महराज पे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं महराज पे भरोसा करती हूँ और मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि महराज सब कुछ ठीक है। और ऐसे सोच के वो किंग के लिप्स को टच करके बोलती है कि महराज, क्या आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो? जिसको देख के महराज पूरा ब्लश करने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे नज़दीक मत आओ। तो व्योंग उदास हो जाती है और पूछती है कि महराज, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, तो जब मैं अब आपको टच कर रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि महराज अब आप मुझे गंदा समझते हैं? तो महराज बोलते कि नहीं व्योंग, तुम गलत समझ रही हो। तुम यहाँ पे गंदगी नहीं हो, बल्कि जो गंदगी है वो मैं हूँ। मैंने अपने भाई का प्लेस छीना है, तो सबसे गंदा यहाँ पे मैं हुआ। और ऐसे बोल के महराज रोने लगते हैं, जिसको देख के व्योंग को बहुत बुरा लगता है। और वो महराज को कंफर्ट करते हुए बोलती है कि नहीं महराज, ऐसा सच नहीं है। और ऐसे बोल के वो किंग को किस करने लगती है, जिससे किंग को बहुत अच्छा लगता है और किंग भी ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लगते हैं। उसके बाद महराज बोलते हैं कि व्योंग, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा देर रुकोगी तो शायद मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ। तो व्योंग बोलती है कि लेकिन महराज, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद वो फिर से महराज को किस करने लगती है, जिससे महराज पूरा ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारी रोमांटिक मोमेंट्स सिखाई जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और व्योंग कहीं जा रही होती है, तभी अचानक से उसे बैक में बहुत तेज पेन महसूस होता है। तो सोचती है, ओ गॉड, मुझे तो इतना तेज पेन महसूस हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। और मैंने जो अफवाह सुनी थी कि महराज आज तक किसी लड़की के साथ नहीं रहे, क्या ये सच है भी? क्योंकि महराज को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ऐसे सोचते सोचते वो आगे बढ़ ही रही होती है, तभी एक फ्लैशबैक उसे याद आता है, जिसे महराज बोल रहे होते हैं कि आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना एक भी रात स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। जिसको याद करके व्योंग पूरी तरह से ब्लश करने लग जाती है और सोचती है कि मैंने आज से पहले ऐसा वर्ड कभी नहीं सुना है किसी के मुंह से भी, क्योंकि आज तक तो मुझे बस एक औजार की तरह ही लोग ट्रीट करते हैं, बस इसको मानना है उसको मानना। लेकिन पहली बार कोई ऐसा इंसान मुझे मिला है जो मुझसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, एक औजार की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह। और वो इस दुनिया में एकमात्र ऐसा इंसान है जो मुझे सच में प्यार करता है। और कल रात मुझे उसने इतनी कसकर पकड़ कर रखा था, जैसे वो मेरे प्यार के लिए तरस रहा हो। तो अब जो इंसान प्यार के लिए तरस रहा हो, वो तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ गलतफहमी हुई है, वो इतना बुरा भी नहीं है। और ऐसे सोच सोच के वो आगे बढ़ ही रही होती, तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है, जिसके बाद वो सोचती कि ओ गॉड, मेरा ध्यान फिर से भटक गया, मुझे थोड़ा और चौकस रहना होगा। और ऐसे सोचते सोचते वो अचानक से गिर जाती है। उसके बाद वो अपने सामने एक छोटे बच्चे को देखती है, जो कि क्राउन प्रिंस होता है, जो कि कह रहा होता है कि तुम तो वही सिलाई करने वाली घटिया नौकरानी हो जिसको मेरे अंकल ने काम पर रखा था। अब ये बात सुन के व्योंग को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि क्या ये क्राउन प्रिंस है। और इधर क्राउन प्रिंस पूरा गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम नौकरानी, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ, मेरे आंख से आंख मिलाकर बात करो और मुझे देखो। और ऐसे बोल के वो उसे पैर से मारने लगता है बहुत बुरी तरह से, जिससे बेचारी व्योंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती। उसके बाद क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अभी छोटा हूँ और सम्राट नहीं बनाऊँ तो क्या तुम्हें हक मिल जाता है मेरा डिसरिस्पेक्ट करने का? फिर बोलता कि लगता है कि तुम अपना असली जगह भूल गई हो, तुम्हें तुम्हारा असली औकात दिखाता हूँ। और ऐसे बोल के वो अपनी पर्सनल मेट को बुलाकर बोलता है कि देखो ना, ये कैसी है, कीड़ा की तरह रेंग रही है रोड में, देखो इसके साथ जितना बुरा तरह से ट्रीट करना है तुम कर सकती हो। तो उसकी मेट बोलती है कि ठीक है क्राउन प्रिंस, मैं समझ गई। उसके बाद वो व्योंग को बोलती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे में सेंस नहीं है कि क्राउन प्रिंस से झुक के माफ़ी मांगो। तो व्योंग पहले से ही झुकी हुई होती है और माफ़ी मांगती है और बोलती है कि क्राउन प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ और मैं आपका बहुत सम्मान भी करती हूँ। जिसको देख क्राउन प्रिंस हंसता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है, जब मैंने सुना था कि कोई सिलाई करने वाली नौकरानी मेरे अंकल के बेडरूम में घुस गई है, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में मेरे अंकल का पसंद तो बहुत ही घटिया है। वो एक ऐसी लड़की को पसंद करते हैं जो सड़ा हुआ खरबूजा की तरह दिखती है। और ऐसे बोल के वो अपने आसपास के बालू को अपने पैर से व्योंग के चेहरे की साइड फेंकता है, जिससे व्योंग को चोट लग जाता है और इसे बहुत बुरा भी फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। और इधर क्राउन प्रिंस अपनी मेट को बोलता है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो,
इस घटिया लड़की को मेरी नज़रों से उठाकर दूर फेंक दो। जिसका बात सुन के बहुत सारी मेड आ जाती है और व्योम को उठाकर कहीं लेके जाने लगती है। और व्योम जाते जाते सोचती है कि ये क्या बकवास है, उसका इतना हिम्मत कैसे कि महराज के खिलाफ़ कुछ बोले, जबकि वो तो उसके खुद के अंकल है, फिर भी वो इतनी बुरी तरह से बोल रहा है। और इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये सत्ता के लालच में कुछ भी कर देगा। और ये सब सोच ही रही होती तभी मेड लोग उसको उठा के कहीं दूर जाके फेंक देती है। जिसके बाद उसकी एक मेड देखती है तो जल्दी जल्दी आती है और बोलती है कि व्योम, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था? तुम इस तरह से ज़मीन में क्यों पड़ी हुई हो? मतलब वो लोग तुम्हें इस तरह से ज़मीन में फेंक के क्यों गए? और क्राउन प्रिंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो व्योम बोलती कि कुछ नहीं, मैं बस जा रही थी तो रास्ते में क्राउन प्रिंस से मिल गई। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे सरयू आते हैं, जो कि हंसते हुए बोलते हैं कि महल में तो ये सब होते ही रहता है, ये सब आम बात है, इसलिए तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। तो व्योम सोचती है कि आम बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्राउन प्रिंस हमेशा से ऐसे ही सबके साथ व्यवहार करता है। लेकिन मैंने तो सुना था कि क्राउन प्रिंस स्वर्गीय भाई की तरह है, बिल्कुल शांत और निडर, इसलिए क्राउन प्रिंस को सबको सम्राट बनाना चाहते हैं। और ऐसे सोच के वो मास्टर यून को बोलती है कि ये नॉर्मल बात तो नहीं है, क्योंकि अगर अब मैं जब भी क्राउन प्रिंस से मिलूंगी वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे। तो मास्टर यू बोलते हैं कि ये सब मत सोचो, अगर कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ तो अभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो व्योम बोलती है कि मतलब? तो मास्टर यू बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि सम्राट तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।